नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 21 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के तीनों शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले किसी भी शिफ्ट में अगर आप भी एग्ज़ाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर के ऊपर अपने सारे प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। तो दिनेश पटेल जी के द्वारा आज के ज़्यादातर प्रश्न मेरे साथ में शेयर किए गए हैं, तो दिनेश पटेल जी को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना है वो आपकी कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, 2 दिसंबर 1984 की बात है। भोपाल में एक आपकी पेस्टिसाइड की कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, और इस यूनियन कार्बाइड नाम की जो कंपनी है इससे मेथिल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है और इसी के कारण भोपाल में गैस त्रासदी होती है। तो ध्यान रखिएगा, 2 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि मीराबाई चानू ने किस ओलंपिक में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था। तो पिछले साल जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसी में मीराबाई चानू ने आपके रजत पदक जीता था। बाकी अगर हम लोग टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो भारत इसमें 48वें स्थान पर रहा था। हमने 1 गोल्ड मेडल, 2 आपके सिल्वर मेडल और 4 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजा कनिष्क किस राजवंश से संबंधित था। तो ये अपने राजवंश का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा था और इनका राजवंश का नाम है कुषाण राजवंश। आपको ध्यान रखना है कि कुषाण राजवंश का शासक था कनिष्क। कुषाण राजवंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी शुरुआत में राजधानी जो है वो आपके बाग्राम में थी, बाद में ये पेशावर आती है और उसके बाद में इनकी राजधानी होती है मथुरा। अगर हम लोग इस राजवंश की बात करते हैं तो 30वीं ईस्वी में कुजला कड़फाइसिस के द्वारा कुषाण राजवंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था। तो एमटीएस वाले काफ़ी ज़्यादा फैन हैं, मुझे लगता है रजिया सुल्तान के। काफ़ी सारे प्रश्न इस साल रजिया सुल्तान से पूछे गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक शासन किया था और इनके बाद में बाराम शाह ने 2 वर्षों के लिए दिल्ली की गद्दी संभाली थी। तो 1240 से 42 तक बाराम शाह थे। उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 तक शासन करते हैं। फिर आते हैं नासिरुद्दीन महमूद जो कि 46 से 66 तक यानी कि लगभग 20 सालों तक शासन करते हैं। और उसके बाद में आते हैं सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक यानी कि घियासुद्दीन बलबन, और इसने 1266 से लेकर के 1287 तक दिल्ली के ऊपर शासन किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी हमारी एक उत्कृष्ट गैस है या फिर नोबल गैस है, और ऑप्शन में दिया गया था नियॉन। तो ध्यान रखिएगा, नियॉन हमारी एक नोबल गैस है। अगर हम लोग उत्कृष्ट गैसों की बात करते हैं तो आपकी पीरियोडिक टेबल में सबसे दाहिनी तरफ 18वें ग्रुप में ये 7 गैसें देखने को मिलेंगी, जिसमें से आपकी 6 प्राकृतिक गैसेज हैं और एक इसमें आपकी आर्टिफिशियल नेचुरल गैस है। नाम इनके क्या हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ऑग्नेसो। तो ये सारे हमारे उत्कृष्ट गैस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि कथक हमारे कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जब हम लोग कथक की बात करते हैं तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है। कथक के डांसर भी बहुत बार आपके एमटीएस में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज, इनके 2 चाचा लच्छू महाराज और शंभू महाराज, सितारा देवी, सोवना नारायण, शर्मिला शर्मा, राजेंद्र गंगानी, रोहिणी भाटे, ये सारे आपके कथक के डांसर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि तमिलनाडु में नव वर्ष पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु का जो नव वर्ष है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो तमिलनाडु के नव वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग पुथांडु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसे हम लोग पुथांडु के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग केरल के नए साल की बात करते हैं तो केरल का नया साल आपका बीसू कहलाता है। महाराष्ट्र का नया साल गुड़ी पड़वा कहलाता है।
जम्मू कश्मीर का नया साल नवरेह कहलाता है, आंध्र प्रदेश का उगादी कहलाता है, उड़ीसा का नया साल पाना संक्रांति कहलाता है, पश्चिम बंगाल का नया साल पोइला बैसाख है, असम का नया साल होता है बोहाग बिहू। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, इसकी भाषा क्या है। तो ध्यान रखिएगा, चाइना की जो भाषा है इसका नाम है मंदारिन। और आपको ध्यान रखना है, एक समय ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। चाइना की जो राजधानी है वो आपको बीजिंग में मिल जाएगी। और वर्तमान में जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। अच्छा, चाइना में एक और पद होता है, जैसे हमारे यहाँ पर पीएम का पद है उसी प्रकार से यहाँ पर एक और पद होता है। तो आपको कमेंट में उस पद का नाम बताना है और वर्तमान में उस पद के ऊपर कौन है उनका भी नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा देश है जो कि ध्रुवों से जुड़ा हुआ है। जुदा नहीं, जुदा का मतलब अलग होना है, जुड़ा हुआ है यानी कि कनेक्टेड है। तो ऑप्शन में आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए थे, जैसे कि कनाडा, कंबोडिया, चीन। तो आपको पता होगा चीन हमारा ध्रुवों से नहीं जुड़ा है, कंबोडिया भी नहीं जुड़ा है, लेकिन अगर हम लोग कनाडा की बात करते हैं तो ये आपके उत्तरी ध्रुव से जुड़ा हुआ एक देश है। तो सिंपल सा प्रश्न था, कनाडा हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो आपके किसकी बनी हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थीं ये आपके साबुन के पत्थर, टेराकोटा और आपके तांबे की बनी हुई थीं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से दो महत्वपूर्ण बिंदु ये आपको ध्यान रखना है कि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में आपके हड़प्पा साइट की खोज की गई थी और मोहन जोदड़ो की जो खुदाई है उसको रखाल दास बनर्जी ने करवाया था 1922 में। तो ये दोनों नाम आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो आपने कई सारे खेलों के टर्मिनोलॉजियों को पढ़ा होगा। ऑप्शन में आपको इस प्रकार से दिया गया था, मेडन ओवर, यॉर्कर, एलबीडब्ल्यू यानी कि लेग बिफोर विकेट। चौथा ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है और जो आपका ये चौथा ऑप्शन था वही यहाँ पर हो जाएगा सही, क्योंकि मेडन ओवर, यॉर्कर, एलबीडब्ल्यू ये सारे ही क्रिकेट से जुड़े हुए टर्म हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा स्वापोषी है। तो ऑप्शन में पता नहीं क्या क्या दिया गया था, फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो पौधे होते हैं, हमारे जो एल्गाई होती हैं, प्लैंकटन की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, फंगी की बात करें, ये सारे आपके ऑटोट्रॉफ के उदाहरण हैं। क्या होते हैं ये पौधे? तो मुख्य रूप से हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन सोलर एनर्जी या फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से बनाते हैं। मुख्य रूप से इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वापोषी की कैटेगरी में रखते हैं। अब जो भी ऑप्शन इनमें से दिया होगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि आई एम नॉट मसीहा नाम की जो पुस्तक है, इस पुस्तक के राइटर कौन हैं। आपको ध्यान रखना है, आई एम नॉट मसीहा नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है सोनू सूद ने। किसने? सोनू सूद के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय को पहले ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि हमारे जो सितार वादक हैं रविशंकर साहब, ये आपके ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे और 1968 में इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बार ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है, तो एक तो हमारे भारत के ऑर्केस्ट्रा संचालक थे जिनका नाम जुबीन मेहता है और दूसरा नाम है रविशंकर जी का। इन दोनों ने आपके 5-5 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली अगर हम लोग पहली भारतीय महिला की बात करते हैं तो इनका नाम है तन्वी शाह, जो कि एक सिंगर हैं और 2010 में इन्होंने स्लम डॉग मिलेनियर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न आया था आपके कि M1, M2, M3 और M4 टाइप की जो हमारी मनी होती हैं उस मनी से आपका कोई प्रश्न पूछा गया था। देखिए, अगर आपसे ये पूछा गया होगा कि इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा लिक्विड है, तो आपको ध्यान रखना है M1 मनी आपका सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, M4 आपका सबसे कम लिक्विड होता है। इसके अलावा लोकसभा से कुछ स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, वो प्रश्न भी मुझे नहीं मिल पाया है।
अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ तक जितने भी हमारे प्रश्न थे ये आपके तीसरी शिफ्ट के थे। अब इसके बाद में जो भी प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके पहली और दूसरी शिफ्ट में जो छूट गए थे वह सारे प्रश्न हैं। तो कमेंट में ये मत कहने लगिएगा कि फर्जी वीडियो है। ये सारे प्रश्न जो मैं आपको बाद में करवा रहा हूँ ये पहली और दूसरी शिफ्ट के प्रश्न हैं। तो एक प्रश्न आपके आया था पहली शिफ्ट में शायद कि भारत का जो सबसे लंबा हाईवे है वो कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, हाईवे की जो हमारे देश में नई नाम रखे गए हैं उसके हिसाब से जो नेशनल हाईवे 44 है ये आपके भारत का सबसे लंबा हाईवे है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हाईवे आपके श्रीनगर से शुरू होता है और ये आपके जाता है कन्याकुमारी तक। दूसरे सबसे लंबे हाईवे की बात करें तो वो हमारा NH-27 है जो कि आपके गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और ये जाता है असम के सिलचर तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये NH-27 है और जहाँ पर ये दोनों आपस में कट करते हैं वो स्थान है झांसी, और झांसी आपके उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2022 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किसे भारत का पहला यूथ क्लाइमेट चैंपियन चुना गया। तो इनका नाम है पराजक्ता कोली और आपको पता होना चाहिए कि ये एक यूट्यूबर हैं। शायद आपने इनका यूट्यूब चैनल भी देखा होगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो पराजक्ता कोली हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न पूछा गया कि चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो चिट्टी बाबू की अगर हम लोग बात करते हैं ये हमारे भारत के बहुत ही फेमस वीणा वादक थे। कौन थे? हमारे भारत के बहुत ही फेमस वीणा वादक थे। अब वीणा में आपकी कई सारी कैटेगरी भी होती है जो कि मैंने आपको संगीत वाले वीडियो में करवाया भी था। फिलहाल अगर हम लोग अपने देश के वीणा वादकों की बात करें तो राजा समुद्रगुप्त भी बहुत अच्छी वीणा बजाते थे। इसके अलावा ज्योति हेगड़े, असद अली खान, विश्व मोहन भट्ट जो कि आपके मोहन वीणा बजाते थे जिसे हम लोग स्लाइडिंग गिटार भी कहते हैं, जयंती कुमारेश, ये सारे आपके देश के वीणा वादक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की परिभाषा क्या है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सिंपल शब्दों में ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल या उससे ज़्यादा आयु का है और वो आपके किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकता है, उसे समझ सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग कहेंगे साक्षर। यानी कि 7 साल से ऊपर का व्यक्ति होगा साक्षर अगर वह किसी भी भाषा को पढ़ या लिख सकता है और समझ सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे में खुले बीज पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके ग्रुप डी में भी काफ़ी पूछा गया था 2018 में। ध्यान रखिएगा, जो हमारे अनावृत बीजी पौधे होते हैं जिन्हें हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से आपके फूल और फल नहीं होते हैं और इसमें जो आपके बीज होते हैं वो पूरी तरीके से नग्न होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, खुले बीज आपके जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो साइडस हो गया, गिंगको हो गया, यूज है, कोनिफर्स है, ये सारे हमारे जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वास्तविक जीडीपी, जिसे आप लोग रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, इसकी गणना किसके ऊपर की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमने एक बेस ईयर डिसाइड किया होता है और उसी बेस ईयर के आधार पर हम लोग जीडीपी की गणना करते हैं और वर्तमान में जो हमारा बेस ईयर है वो आपके 2011-12 को रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि RDA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो RDA का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज। क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, ये आपके RDA का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि क्रिकेट में जो आपका स्टंप होता है और उसके बाद में जो बैटिंग क्रीज होती है, इसके बीच की दूरी क्या है। तो देखिए, ये आपके क्रिकेट का पिच होता है जिसकी लंबाई 22 गज होती है। उसके बाद में यहाँ पर और यहाँ पर आपके स्टंप लगाए जाते हैं। इस प्रकार से आपकी क्रिज होती है। तो स्टंप से इस क्रिज की दूरी को पूछा गया था, तो ये हमारा होता है 1.22 मीटर या फिर आपका 4 फीट इसकी दूरी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि मधुमक्खियों के घर को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे हम लोग इसके पालन को एपी कल्चर कहते हैं और जो इनका घर होता है, जिसे आप लोग मधुमक्खी का छत्ता भी कह सकते हैं, इसे कहा जाता है एपियरी। क्या कहा जाता है?
इसे हम लोग कहते हैं एपियरी। अगला प्रश्न पूछा गया कि संसद के 2 सत्र के बीच का जो समय होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि संसद के 2 सत्र के बीच में, जैसे अभी आपने देखा होगा मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, तो 2 सत्र के बीच का जो समय होता है इसे हम लोग वैसे अवकाश कहते हैं और इसे कहा जाता है सत्रावसान, या फिर इसे हम लोग प्रोरोगेशन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपके संसद के 2 सत्रों के बीच का अवकाश है। लेकिन अगर किसी कारणवश संसद के जो आपके सत्र हैं उनको कुछ समय के लिए निलंबित किया जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं स्थगन, या फिर इसे आपके एडजर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 85 है इसी के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है कि वो संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, स्थगित कर सकता है, या फिर आपके संसद को भंग कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। तो इस प्रकार से 21 जुलाई के जो सारे प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।